आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, इस मंच की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए सीधे सीधे बात कहना चाहता हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मैं आपके अंदर ऊर्जा लाने का थोड़ा सा काम करता हूँ, आप लोग बस थोड़ा सा मन दे दीजिएगा मुझे कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मैं तो जानता हूं इस पावन मंच पर जय किशन बंसल जी को मैं नमन करना चाहूंगा। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है भाई साहब। तो ये देख लेकर मैं और हंसराज रल्लन जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो मेरा नाम आया विनोद पाल। हंसराज जी का नाम लिया हंसराज रल्लन जी, तो कुएं में सवाज हंसराज रल्लन जी। हंसराज जी ने बोला भाई मैं जय किशन बंसल जी का नाम लेना चाहता हूं। मैं कहा जी लो, तो इन्होंने झुक के नाम लिया जय किशन बंसल जी। तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई, मुझे टेंशन हो गई। मैंने दोबारा नाम लिया, मगर रोहिणी से जो आते हैं वो जय किशन बंसल जी। तो फिर कुएं में से कोई नहीं, बगल में एक बाबा थे। मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने जय किशन बंसल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, हंसराज रल्लन जी का जवाब हो सकता है, पर जय किशन बंसल जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति है। इतना भव्य आयोजन इन्होंने करवाया। मैं तो बतला दूं भाई साहब, हाँ ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और मैं बतला दूं भाई साहब आप सबको मेरा रोहिणी में आज ये दूसरा प्रोग्राम है, क्योंकि कल मैं रोहिणी में यहां के सेक्टर 11 के थाने में कविता सुनाने आया था। और जो किसी की नहीं सुनते उन्होंने मुझे 1 घंटे सुना। बहुत अच्छे। और ताली तो अब आप इस बात पे बजाना, इसके बाद उन्होंने मुझे पैसे भी दिए भाई वाह। और मुझे कल ही पता चला कि पुलिस वाले देते भी हैं। अब उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में भाई साहब पैसे दिए। मैं थाने से बाहर निकलने वाला ही था कि पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोले बेटे, क्योंकि मैं बाहर निकलने से पहले मैंने उस कागज को थोड़ा सा, खाकी कलर के लिफाफे को थोड़ा सा फाड़ा था, इतने में ही पीछे से किसी कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोले बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। हंसराज जी 10,000 में बुलाया था, 1 लाख रुपए में छोड़ा। अभी भी जो लोग ताली बजा रहे हैं, मैं एक बात बतला दूं आपको कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई साहब। और मैं दिल से बतलाऊं भाई साहब, आपके अपनी रोहिणी की शान अनिल अग्रवंशी जी। हंसराज जी मैं अनिल जी की इज्जत क्यों करता हूं? ये वो व्यक्तित्व होता है भाई साहब जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाते थे। जब लड़कियों की छुट्टी होती थी तो उनसे कहते थे जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 3 साल बाद ये कॉलेज के बाहर जाके खड़े होने लगे। कॉलेज के बाहर से लड़कियां आती थी, कॉलेज के अंदर से जब बाहर आती थी तो अनिल जी बोलते जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अनिल जी की शादी हुई। ये हनीमून पे इन्होंने घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और भाई साहब अभी तक अपने उसी निर्णय पे निर्भर है। आपकी जोरदार तालियां मिले साहब। मैं जानता हूं पहले कभी देखिए क्या होता है, आप जब भी किसी मेले में जाते हैं, आप सब बनिया समाज के लोग हैं, सब मैं नमन करता हूं आपको, क्योंकि कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं। कि कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं। खाटू श्याम के सब भक्तों को बारंबार प्रणाम करूं। खाटू श्याम के सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। मैं बतला दूं भाई साहब मेरी भूमिका क्या है इस मंच पर इस वक्त। आप मेले में जाते हैं हंसराज जी, तो मेले में अंदर घुसते के संग एक साइड में मिक्की माउस होता है, जिसके अंदर हवा भर दी जाती है और वो बस यूं करके खड़ा होता है। बच्चों का बस एक ही काम होता है, उस पर जा जाके चढ़ना, उसे कुचलना और फिर नीचे सरक के आ जाना। तो मैं इस मंच का वो मिक्की माउस हूं। आपको जितना भी कुचलना है मेरे को कुचल देना। मेरी कवियों की जो श्रेष्ठ श्रेणी है आप उनको भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। भाई साहब मैं आपको बतला दूं,
सीमा भारत में कैसे आई? सब लोगों को इसी बात की है कि सीमा भारत कैसे आई, सीमा भारत कैसे? सौरभ जैन भाई साहब की वजह से। क्योंकि ये ओज के कवि एक ही बात बोलते रहते हैं, अगर पाकिस्तान तू नहीं माना तो दिल्ली से लाहौर तक रोड कर देंगे। उसी रोड पे चल के आ गई वो। आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, मेरे को तो इस बात की चिंता हो रही है। देखिए मैं बतला दूं भाई साहब, यहां पे देखो दिक्कत क्या है। कई बार हम जो चीज कहना चाहते हैं वो आपकी समझ में नहीं आती। कई बार आप जिस बात पे ताली बजाते हो उस बात पे आज तक कभी ताली नहीं बजी होती। लेकिन राघवेंद्र जी बीच में बैठे, भाई साहब नमन करता हूं आपको, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि घनश्याम जावेरी जी यहां से जा चुके हैं बाहर, लेकिन एक बात उस व्यक्तित्व के लिए कहना चाहता हूं। बहुत कम लोग होते हैं, मैं तो कहता हूं 100 में से 1% लोग होते हैं भाई साहब। 99% लोग वो होते हैं जो सपना देखते हैं और भूल जाते हैं। घनश्याम जी वो लोग होते हैं जो सपना देखते हैं और मंदिर तैयार करवा देते हैं। भाई वाह 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 वाह। एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी जोरदार तालियां मिलनी चाहिए भाई साहब। मैं बतला दूं, वो पिछले दिनों की बात बतला रहा हूं भाई साहब। मैं हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। वाह। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। देख रहे सारी बहुएं ही ताली बजा रही हैं। बहुत अच्छे। मेरे 199 मंचों का तजुर्बा है भाई साहब। जब भी मंच से नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? ये वही उपस्थिति देख रहा हूं भाई साहब, मेरे लिए बड़ी बात हो जाती है। आइए, मेरे को ये यात्रा अनवरत आगे तक लेके जानी है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ भाई साहब इस देश में। वो कहाँ, मैं शॉर्ट ही कर रहा हूं भाई साहब। एक बहुत बड़ा काम हुआ भाई साहब पिछले दिनों, उस काम को आप तक बताना चाहता हूं। जो चंद्रयान पहुंचा, उस चंद्रयान पे भाई साहब ने काफी बातें कही, हरीश जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। और जो लोग ताली नहीं बजा रहे, मैं बतला दूं, मैं हरीश जी का ही पड़ोसी हूं, ताली मेरे लिए भी बजानी पड़ेगी आप लोगों को। क्योंकि इन्होंने जो कविता सुनाई वो आधी थी, वो पूरी कविता मेरे पास रखी हुई है। अभी भी आप सुना सकते हैं अगर सुनाना चाहे, लेकिन एक दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूं। बस एक बार हाथ उठा के मुझे बता दीजिएगा, कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ बस ठीक है, हो जाएगा। तो बस यहां से एक दृश्य दे रहा हूं भाई साहब आपको। जी भैया, स्वागत। सुन लीजिएगा स्वागत। कि पहली बात तो भाई साहब मैं बतला दूं, मैं दिल्ली का ही हूं और दिल्ली में मैं जिस जगह से हूं वो जगह पड़ती है आदर्श नगर। ये बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं ये, बाकी सारे कवि कहते हैं मैं इतनी दूर से चल के आया हूं। मैं तो भाई साहब अपनी कार में आया हूं ओला से, और बिल्कुल बाहर खड़े होकर मैंने किराया भी दिया उसे। बस यहां से एक दृश्य सुन लीजिए। हाँ नहीं सुना रहा हूं, यहां से एक दृश्य ले लीजिए कि लड़की की विदाई का होने का समय है, पर लड़की का वजन है 150 किलो। जिसने नहीं सुना वो ध्यान से सुनो, लड़की का वजन है 150 किलो और लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है जो लड़की को लेके जा सके। तो लड़की के बाप ने कहना स्टार्ट किया, जब पंडित जी ने बोला भाई जजमान लड़की को लेके जाओ, तो लड़की के बाप, अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने इधर उधर के लोगों के नाम लिए जो गांव के थे। बेटे राजेश चेतन, बेटे अब राजेश जी तो बचपन से उसके संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। राजेश जी को तो पता था ये स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे ही बोला बेटा राजेश उठाइयो, तो राजेश जी एकदम, भाई मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, झुकूंगा तो पथरी फट के, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेटे अनिल अग्रवंशी, बेटा आइयो। अनिल जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। तो जैसे इनसे बोला बेटे अनिल उठाइयो, अनिल जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है तेरा, अच्छा ठीक। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का बंदा खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं वहां पे क्या बातें चल रही है। वो सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे वालों ने बोला बेटा यहाँ पे काम नहीं है, तू आगे चला जा, आगे काम होगा। वो बेचारा पूछते पूछते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया। कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा
को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा कहाँ अंकल जी, यहां पे। क्या करना है अंकल जी? उठाना है। बहुत अच्छे। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी ना आई हो, यह तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। बहुत अच्छे। पर यह बच्चा जो हाफ शर्ट में बैठा हुआ, बेटा तू, ये बच्चा निकल के आया भाई साहब। और इस बच्चे ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना गाना स्टार्ट कर दिया। बोला खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर की पार्किंग। वो आधे रास्ते तक ही लड़की को लेके पहुंचा था कि लड़की के मन में तभी मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या कर, ले क्या मतलब, ये इस वाले गेट तक तो ले आया था। कह रहे दोबारा से उठा। उसने दोबारा उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। अब की बार इस बच्चे ने गाना बदल दिया, मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, मुझे लगा आपने भी वो लड़की उठा रखे, ताली आप सब नहीं बज रही। अब उसने दोबारा भाई साहब लड़की को जैसे आगे लेके बढ़ा, तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और रख के बोली देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अब फूल सी बच्ची सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी बोली करिए आज न बचे ये तो गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा है और ये लोग ताली नहीं बजा रहे। बहुत अच्छे। बोला रोवे क्यों है? बोली रोऊं ना तो क्या करूं, या तो आज यो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना के। पर ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को हरीश जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो कविता लिखनी सिखा देंगे तो वो मंचों पर कतों कमा लेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जमीन पे लेट के और उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जाना तू, मैं मर जाऊंगी अपनी बेटी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जागी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं। बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, बिल्कुल गेट तक पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। उसे डोली वाली कार दिखाई दे रही है, उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में से फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की को कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी को 2 बंदे तो पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया। कह रहा भैया क्या कह रही है यू? कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। बहुत अच्छे। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। उसने ड्राइवर से बोला भाई जल्दी से गाड़ी खोल। वो कह रहा अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला भाई जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी
वो मजाक कर रहा वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे आया। उसने जैसी गाड़ी में लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोल रहे निकाल, कह रहे निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। पर आप सब जानते हो हरियाणा वालों, लड़की के बाप ने बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। आइए दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं, ये सब कवियों ने एक मिशन पे ला रखा है। बस ये 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं इन बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी बच्चियां देख रहा हूं। हम कवियों ने एक मिशन बनाया हुआ, एक गुड़िया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। उसके बाद मेरे अंदर मेरे गुरु ने कहा विनोद तेरे जीवन में जो 4 पंक्तियां तूने लिखी है, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ लिखी है, मैं अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ लिख के अपनी जगह लूंगा भाई साहब। इन बच्चियों के नाम ये पंक्तियां, इनके माँ बाप इन बच्चियों तक ये पंक्तियां पहुंचाएं, जितनी भी प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं। इन बच्चियों को बस ये 4 पंक्तियां देके जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। हाँ ये जितनी बच्चियां बैठी हुई है बस ये 4 पंक्तियां अपने जीवन में रख लेना बेटा। सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। मेरी बच्चियों इन 4 पंक्तियों को सदा याद रखना तुम। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। वाह, रवि सूर्य वाह, दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना।